नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 रोजगार कौशल की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की इकाई क्रमांक 2 100 प्रबंधन कौशल को। बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इकाई 2 में 100 प्रबंधन कौशल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था 100 प्रबंधन कौशल के परिचय, 100 प्रबंधन की मूल बातें कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 1 तनाव का प्रबंधन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं तनाव क्या है, तनाव का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, तनाव प्रबंधन से किस प्रकार हमारी मदद हो सकती है। इसके बाद सत्र क्रमांक 1 में ही हम लोगों ने पढ़ा था तनाव को प्रबंधित करने के लिए कौन कौन से कदम हैं, प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था समय प्रबंधन, शारीरिक व्यायाम और ताज़ी हवा, स्वस्थ आहार। इसके बाद हम लोगों ने सत्र क्रमांक 1 में देखा था सकारात्मकता किसे कहते हैं, शैक्षिक जीवन को व्यवस्थित किस प्रकार से रख सकते हैं, नींद क्यों उपयोगी है, परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां क्यों आवश्यक हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्या योग्यता है। इसके बाद सत्र क्रमांक 1 में ही हम लोगों ने देखा भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं एवं कुछ विषय संबंधी प्रश्नों के बारे में भी हम लोग सत्र 1 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 2 की, जिसमें हम लोगों ने देखा 100 जागरूकता, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं स्वयं को जानना या नोइंग योरसेल्फ। इसमें हम लोगों ने देखा ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, अपनी ताकतों या क्षमताओं का पता किस प्रकार से लगाया जा सकता है, अपनी कमजोरियों का पता किस प्रकार से लगाया जा सकता है, रुचि और क्षमताओं के बीच में क्या अंतर है। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 3 की, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं 100 प्रेरणा किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा 100 प्रेरणा क्या है। दूसरा बिंदु हम लोगों ने देखा प्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं, 100 प्रेरित लोगों की योग्यताएं क्या होती हैं, 100 प्रेरणा का निर्माण कैसे होता है, एवं सत्र क्रमांक 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 4 की, जिसमें हम भाग 1 को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा लक्ष्य और स्मार्ट लक्ष्य की स्थापना किस प्रकार से की जाती है और लक्ष्य को निर्धारित करने वाला मॉडल क्या है। बच्चों, भाग 1 में हम स्मार्ट लक्ष्य को जान चुके हैं। आज हम क्या क्या सीखें सब उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज हम सीखने वाले हैं लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य और स्मार्ट लक्ष्य की स्थापना किस प्रकार से की जाती है और लक्ष्य को निर्धारित करने वाला मॉडल क्या है। आज हम इसको संक्षेप में जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि पिछले भाग में हम स्मार्ट लक्ष्य को या स्मार्ट मॉडल को जान चुके हैं एक डिटेल में, लेकिन आज हम इसको संक्षेप में जानेंगे कि स्मार्ट मॉडल क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्मार्ट जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एवं टाइम बाउंड। हमारा जो गोल है, जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वह स्पेसिफिक होना चाहिए, वह मापने योग्य या मेजरेबल होना चाहिए, वह प्राप्त करने योग्य यानी अचीवेबल होना चाहिए, वह वास्तविक यानी रियलिस्टिक होना चाहिए, साथ साथ में वह एक समय के साथ बंधा हुआ होना चाहिए कि आप किस समय में उस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, सब समझ लेते हैं स्मार्ट या फिर स्पेसिफिक लक्ष्य को। अच्छी तरह से परिभाषित, स्पष्ट या फिर अस्पष्ट। हमारा जो भी लक्ष्य है, जो भी गोल हम निर्धारित करते हैं, वह परिभाषित होना चाहिए, वह स्पष्ट होना चाहिए या फिर अस्पष्ट होना चाहिए, जिस गोल को हम डिसाइड करते हैं।
एक विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य 6 प्रश्नों का उत्तर देता है। बच्चों, अब यदि हमें पता करना है कि हमारा गोल स्पेसिफिक है या नहीं है, तो किस प्रकार से हम अपने गोल को पता कर सकते हैं कि यह लक्ष्य हमारा स्पेसिफिक है या नहीं है। इसके लिए हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लेनी चाहिए। सबसे पहला, लक्ष्य में कौन शामिल है। दूसरा आता है, मुझे क्या करना है। तीसरा बिंदु आता है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। बच्चों, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें कौन शामिल होगा, और उसके लिए दूसरा बिंदु आता है कि हमें क्या काम करना है, इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिर इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले हमें इन प्रश्नों के उत्तर लेने चाहिए। मैं कब शुरू करूं और कब ख़त्म करूं। हमें एक समय का ध्यान रखना है जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। मैं किस साधन का उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें अपने आप से लेना है। मैं यह क्यों कर रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसका मोटिव क्या है, उसका एम क्या है, वह आप अपने जीवन में प्राप्त क्यों करना चाहते हैं, उसका महत्व क्या है। इसके बाद बात करते हैं स्मार्ट लक्ष्य के उदाहरण के बारे में। जैसे एक विशिष्ट लक्ष्य नहीं है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा। जैसे कि बच्चों, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जिसमें बताया गया था कि एक बच्चा जो कि बहुत अच्छे नंबर लाना चाहता है, लेकिन कितने अच्छे लाना चाहता है, किस विषय में लाना चाहता है, वह कुछ भी डिसाइड नहीं था। वैसे यहाँ पे भी एक उदाहरण दिया गया है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा, पता नहीं कब सीखेगा, लेकिन बस कह दिया है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा, जो कि एक स्पेसिफिक या फिर विशिष्ट लक्ष्य का उदाहरण नहीं हो सकता। तो फिर विशिष्ट लक्ष्य का उदाहरण क्या होगा, यह हम देख लेते हैं। मैं हर दिन अपने स्कूल के बाद कोचिंग कक्षाओं में शामिल होकर अंग्रेजी बोलना सीखता हूँ। बच्चों, यहाँ बच्चे द्वारा यह काम किया जा रहा है कि वह अंग्रेजी सीख रहा है, और हर 6 महीने बाद मैं इंटर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता में भी भाग लूँगा। तो यहाँ पर समय को निर्धारित किया गया है कि किस समय उसे क्या काम करना है, जो कि एक स्पेसिफिक या विशिष्ट लक्ष्य का उदाहरण है। दूसरा बिंदु आता है मेजरेबल या फिर मापने योग्य। प्रगति को मापने के लिए एक स्मार्ट लक्ष्य का मापदंड होना चाहिए। बच्चों, यदि हम अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रगति को मापना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कोई मापदंड जरूर रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच चुके हैं, या हमने अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त कर लिया है। यदि कोई मापदंड नहीं है तो आप अपनी प्रगति का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं। बच्चों, जब तक हम अपने लक्ष्य को मापने योग्य नहीं बनाते हैं, तो इससे हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि हम अपने लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त कर सकते थे और किस हद तक हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके लिए हमें एक मापन नंबर को जरूर रखना चाहिए। और यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ट्रैक पर हैं, लक्ष्य को मापने योग्य बनाने के लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछें। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं तो इसके लिए मापने के लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछना चाहिए। जैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हूं, या मेरी प्रगति का सूचक क्या है। आपकी प्रोग्रेस का सूचक क्या है कि आप प्रोग्रेस में हैं या अभी भी जहां से शुरू किया था वहीं पर हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सूचक जरूर रखने चाहिए, जिससे आपको अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चल सके। एक औसत दर्जे का लक्ष्य प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे, यदि आप अपने लक्ष्य को नापना चाहते हैं तो आपने कितना लक्ष्य प्राप्त किया, कितना सारा लक्ष्य प्राप्त किया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने परिणाम प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि
एक लक्ष्य बनाया गया है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ यह होना चाहिए कि मैं कितना अमीर बनना चाहता हूँ। तो यह लक्ष्य मापने योग्य नहीं है। तो मापने योग्य लक्ष्य कौन सा है? आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं इस वर्ष के अंत में अपने पास आज के मुकाबले 5 गुना अधिक धन रखना चाहता हूँ। बच्चों, यहाँ मापने योग्य लक्ष्य है कि कोई व्यक्ति इस साल के अंत तक आज उसके पास जितना धन है उसका 5 गुना धन अपने पास इकट्ठा करना चाहता है। तो यहाँ हम लक्ष्य को माप रहे हैं। इसके बाद आता है तीसरा बिंदु, प्राप्त करने योग्य या फिर अचीवेबल। हमारा लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। एक स्मार्ट लक्ष्य प्राप्त और प्राप्य होना चाहिए। इससे आपको उन तरीकों का पता लगाने में मदद मिलेगी जिनसे आप उस लक्ष्य को महसूस कर सकते हैं और उसके प्रति काम कर सकते हैं। लक्ष्य की साध्यता को आपको चुनौतीपूर्ण महसूस करना चाहिए। बच्चों, हम जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं वह अचीवेबल होना चाहिए, वह ऐसा लक्ष्य हो जिसको हम प्राप्त कर सकें, वह पॉसिबल होना चाहिए। हम किसी भी इस प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित ना करें जो इम्पॉसिबल हो। हमें हमेशा लक्ष्य पॉसिबल ही बनाने चाहिए जिसे हम प्राप्त कर सकें। करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि आप वास्तव में इसे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, यदि हम अपने लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसके लिए प्रयासरत रहें। इसके लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल करने चाहिए, जैसे क्या मेरे पास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधन और क्षमताएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं तो मुझे क्या याद आ रहा है? बच्चों, सबसे पहला प्रश्न तो हमसे खुद से यह होना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारे पास उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त क्षमताएं हैं या नहीं हैं। यदि नहीं है तो फिर उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप संसाधन या क्षमताएं कहाँ से जुटाएंगे? यह प्रश्न आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको संसाधन और क्षमताओं की आवश्यकता तो होती ही है। क्या दूसरों ने इसे सफलतापूर्वक प्राप्त किया है? बड़े लक्ष्यों को छोटे भागों में विभाजित करने से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, यदि हम कोई ऐसा लक्ष्य जो कि बड़ा है तो उसे प्राप्त करने के लिए उसे कई सारे भागों में तोड़ दें जिससे कि उसे हम प्राप्त कर सकें। तो एक बड़े लक्ष्य को कई सारे छोटे छोटे भागों में तोड़ने पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं बड़ा लक्ष्य क्या है। मैं एक स्कूल में शिक्षक बनना चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, कई सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही वह शिक्षक बन सकता है। तो इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या करना होगा। सबसे पहले उसे उच्चतर माध्यमिक पूरा करना होगा, उसके बाद उसे स्नातक पूरा करना होगा, उसके बाद उसे बीएड की पढ़ाई पूरी करनी होगी, उसके बाद उसे शिक्षण क्षेत्र में नौकरियों के लिए आवेदन भी करना होगा। तब जा कर के उसका सिलेक्शन होगा और उसके बाद वह एक शिक्षक बन सकता है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि लक्ष्य बड़ा है तो आप उसको छोटे भागों में तोड़ दें, या छोटा है तो आप उसे समय सीमा के साथ पूरा करें। अगला बिंदु आता है यथार्थवादी या फिर रियलिस्टिक। हमारा गोल रियल होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए। एक स्मार्ट लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए कि लक्ष्य उपलब्ध संसाधनों और समय को देखते हुए वास्तविक रूप से हासिल किया जा सके। यदि आप मानते हैं कि यह पूरा किया जा सकता है तो एक स्मार्ट लक्ष्य संभावना यथार्थवादी है। बच्चों, जब हम किसी रियलिस्टिक लक्ष्य को देखते हैं, किसी यथार्थवादी लक्ष्य को देखते हैं तो निश्चित रूप से वह हासिल किया जा सकता है। इसके लिए हमें स्मार्ट तकनीक का उपयोग करना होगा।
इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है वह रियलिस्टिक है या नहीं है। क्या लक्ष्य यथार्थवादी है और पहुंच के भीतर है? बच्चों, सबसे पहले आप यह पता करें कि आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वह रियल है भी या नहीं है, और आप उसे प्राप्त करने योग्य हैं या नहीं है। क्या लक्ष्य समय और संसाधनों को देखते हुए उपलब्ध है? बच्चों, आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है, आपके पास जितना समय है, क्या आप उस समय उन संसाधनों का उपयोग करने से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरे तन, मन एवं धन के साथ प्राप्त कर सकें। एक यथार्थवादी लक्ष्य कुछ ऐसा होगा जो हम चाहते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं जो यथार्थवादी लक्ष्य नहीं है। मैं एक दिन में अपने पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम को पढ़ूंगा और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। कोई रोबोट थोड़ी ना है कि एक दिन में पूरा कोर्स पढ़ लेगा और बहुत अच्छे नंबर भी ले आएगा। इंसान ही है, तो इसके लिए हमें पूरे साल मेहनत करनी होती है, तब जाकर के हम बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक दिन में पढ़कर बहुत अच्छे अंक तो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। बमुश्किल पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने विषयों को संशोधित करने के लिए स्कूल के बाद वर्ष के हर दिन 3 घंटे बिताता हूँ। बच्चों, एक बच्चा जो कि अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, स्कूल के बाद हर रोज़ 3 घंटे पढ़ाई में बिताता है, जिससे कि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो यह एक रियलिस्टिक लक्ष्य का उदाहरण है। अगले बिंदु पर आते हैं, समय सीमा या फिर टाइम बाउंड। एक स्मार्ट लक्ष्य में समयबद्ध होना अत्यंत ही आवश्यक है। बच्चों, जब हम एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो इसके लिए समयबद्धता बहुत ही आवश्यक हो जाती है, टाइम बाउंड बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि हम किसी लक्ष्य को समय के अंदर पूरा नहीं कर सकते तो वह स्मार्ट लक्ष्य हो ही नहीं सकता। और यदि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर भी लेते हैं, लेकिन यदि कोई छोटा लक्ष्य है और हम उसके लिए सालों लगा देते हैं तो वह कभी भी एक स्मार्ट लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी हम लक्ष्य का निर्धारण करें तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करें कि आप इस समय सीमा के अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि लक्ष्य समय विवश नहीं है तो तात्कालिकता की कोई भावना नहीं होगी। बच्चों, यदि हमने अपने लक्ष्य के साथ समय सीमा नहीं रखी है तो फिर हम कहीं ना कहीं आलसी बन जाएंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ उस लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम तात्कालिकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए। स्मार्ट लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, अर्थात जब लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यह हमें लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करता है। बच्चों, यदि हम स्मार्ट लक्ष्य को से समय सीमा निर्धारित कर देते हैं तो इसके लिए हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे उत्साह के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं, जिससे वह लक्ष्य हमें हर हाल में प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एक समय सीमा लक्ष्य नहीं है। कौन सा लक्ष्य समय सीमा नहीं रखता है? मैं किसी दिन 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। पता नहीं किस दिन वह 10 किलो वजन कम करना चाहता है।
तो यहाँ पर समय सीमा नहीं दी गई है कि वह किस समय या किस दिन अपना वजन कम करना चाहता है। उसी के बाद मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। तो बच्चों, इसके लिए एक समय सीमा रखी गई है कि आज से जो आने वाले 6 महीने हैं उस समय दौरान वह अपने वजन को 10 किलो कम करके दिखाएगा, जो कि एक स्मार्ट लक्ष्य का उदाहरण है। बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि यदि हम एक स्मार्ट गोल बना लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी आधी जंग जीत चुके हैं, और ना बनाएं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी जीवन की आधी जंग हार चुके हैं। बाकी आधी की जीत के लिए हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है, क्योंकि केवल प्लान बनाने से ही किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन करना, प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तन, मन और संसाधनों की आवश्यकता होती है, और जब हमारे पास यह चीज़ें होती हैं और हम इनका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, हम एक कहानी को देखते हैं और सुनते हैं कि वह कहानी किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। बच्चों, बहुत समय पहले एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी जिसका नाम था स्पार्टन 300। बच्चों, इसमें एक तरफ 300 सैनिक थे और दूसरी तरफ लाखों सैनिक थे, परंतु सेनानायक, जो कि 300 सैनिकों का सेनानायक था, उसने लक्ष्य बनाया कि वह के विपरीत या उसके विरुद्ध जितने भी सैनिक आ जाएं, वह उन सैनिकों को मार गिराएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और उसका लक्ष्य था किसी भी हालत में उस युद्ध को जीतना। इसके लिए वह अपने 300 सैनिकों को इंस्पायर करके आगे बढ़ा और उसने युद्ध शुरू किया। और जब युद्ध का परिणाम आया तो उसने देखा कि वह बहुत हद तक अपने युद्ध को जीत चुका है। बच्चों, हमारा लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन यदि हम पूरी क्षमता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अतः आप सभी बच्चे आज एक संकल्प लें कि आप कक्षा 10वीं के जब वार्षिक परीक्षा होगी उस समय आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें और यह योजना बनाएं कि किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी दिनचर्या, अपने शेड्यूल को तैयार करें और यह निर्धारित करें कि आपको किस विषय में कितने अंक प्राप्त करने हैं, क्योंकि जब आप इस चीज़ को निर्धारित कर लेते हैं उसी प्रकार से आप उसमें मेहनत भी शुरू कर देते हैं और निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने देखा लक्ष्य निर्धारण का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य निर्धारण और लाभों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, और स्मार्ट विधि का उपयोग करते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वयं विनियमन, समय का प्रबंधन या फिर टाइम मैनेजमेंट। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।